एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 3rd चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6। अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनमें से रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शन दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण चुनिए। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा रोमन साम्राज्य के बारे में, जो 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा और पश्चिमी एशिया तक। तो जो रोमन साम्राज्य था वो जो है आधुनिकता के दर्शन हमें उसमें कैसे होते हैं कि अब जो हम देखते हैं कि जो आधुनिक जो हमारे राज्य हैं उनको किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं रोमन साम्राज्य के साथ, कि भाई जो रोमन साम्राज्य था वो एक आधुनिक साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण। पहला है कि रोमन समाज में अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से प्रमुख विशेषता यह थी कि उस समय समाज में एकल परिवार का चलन व्यापक स्तर पर था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार में नहीं रहता था। एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, जो आजकल हम अपने समाज में हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो फैमिली है वो एकल परिवार है, यानी जो है परिवार जो है जैसे परिवार में क्या होता है, माता पिता और उसके बच्चे। ज़्यादा बड़े परिवार हमें देखने को नहीं मिलते। पहले जो समाज था उसमें हम देखते थे कि एक ही परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताया ताई, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो एक ही फैमिली में जो है एक ही फैमिली का हिस्सा होते थे, एक ही परिवार में रहते थे। लेकिन अब परिवार ऐसे नहीं हैं। तो रोमन जो साम्राज्य था वहाँ पर उस समय में भी जो है एकल परिवार का चलन था। जो वयस्क पुत्र, वयस्क का मतलब क्या होता है, वयस्क यानी जो या तो युवक है या युवती है, जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि भाई वो शारीरिक विकास उनका पूर्ण हो चुका होता है, विवाह के लायक वो हो जाते हैं, तो उनको वयस्क बोला जाता है। तो जो वयस्क पुत्र है वो भी अपने पिता के परिवार में नहीं रहता था, और जो वयस्क भाई होता था वो भी ज़्यादातर अलग ही रहते थे। यानी एक जो है एकल परिवार का प्रचलन उस समय में था। और ये क्या दिखाता है, ये आधुनिकता को ही दर्शाता है। दूसरी तरफ दासों को परिवारों में सम्मिलित किया जाता था। आज अगर हम कंपैरिजन करें तो जिस तरह से हम देखते हैं कि फैमिली में क्या होता है, छोटा परिवार होता है, उसमें जो है ज़्यादातर लोग जो है नौकर अपने रखते हैं, सर्वेंट रखते हैं। तो उस समय में भी जो है जो दास होते थे उनको परिवारों में रखा जाता था। अब महिलाओं की स्थिति के रूप में भी हम देख सकते हैं कि जो रोमन साम्राज्य था वो किस तरह से आधुनिक था। महिलाओं की दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था। यानी जो दहेज में सामान मिलता था वो किसके पास चला जाता था, महिला जो होती थी उसके पति के पास। किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। लेकिन ये नहीं है कि शादी हो गई तो उसके पिता की जो संपत्ति है उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं था। जो पिता की संपत्ति जो होती थी उसकी वो उत्तराधिकारी बनी रहती थी, और अपने पिता के मरणोपरांत यानी जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती थी तो वह अपने पिता की संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी, और पुरुषों की अपेक्षा उसको अधिक विधिक यानी कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तो जो है ये भी आधुनिकता को दिखाता है कि भी जो महिलाएं हैं उनका किस तरह से जो पिता की संपत्ति के ऊपर भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त जो है पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक हस्ती नहीं। देखिए, पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक हस्ती का मतलब क्या है, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि भाई शादी हो गई, जो पति पत्नी है अब वो दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। कानूनी दृष्टिकोण से वे दोनों अलग अलग हस्तियां उनको माना जाता था। तत्कालीन समाज में तलाक देना भी बहुत आसान था। उसके लिए क्या था कि इसके लिए पति पत्नी के मध्य विवाह भंग करने के इरादे की सूचना ही पर्याप्त थी। यानी अगर जो है पति पत्नी जो है वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, उनको लगता है कि भाई उनको अलग हो जाना चाहिए, तो उनका जो तलाक लेने की प्रक्रिया थी वो भी बहुत आसान थी। यानी वो दोनों जब सोच लेते थे कि भाई वो दोनों साथ नहीं रह सकते तो वो दोनों अलग हो जाते थे। प्राय पुरुषों का जो विवाह होता था वो 28, 29, 30, 32 की आयु में होता था। यानी बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में जो है लड़कों की शादी नहीं होती थी। तो ये भी आधुनिकता को दिखाता है। मॉडर्न जो हमारे स्टेट है उनमें हम यही तो देखते हैं कि आजकल जो शादियां हैं वो ज़्यादा छोटी उम्र में नहीं होती। लेकिन लड़कियों का विवाह भी जो है 16 से 18 या 22-23 वर्ष की आयु में होता था। स्त्रियों के ऊपर अपने पतियों का कड़ा नियंत्रण रहता था और उनकी नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। बच्चों के मामले में पिता को ही कानूनी अधिकार जो है प्राप्त था। ये तो हमने देखा परिवार के बारे में जो है वहाँ का जो है आधुनिकता। अब हम देखेंगे कि रोमन साम्राज्य में जो व्यापार होता था, व्यावसायिक गतिविधियाँ थी, वो भी मॉडर्नाइजेशन को दिखाती है।
रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। हमने देखा था कि जो रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह था वो कौन सा था? सिकंदरिया, जो कि रोम के 3 मुख्य बड़े नगरों में से एक था। सिकंदरिया, एंटियोक और रोम, 3 जो मुख्य बड़े नगर थे रोमन साम्राज्य के। तो वहाँ पर जो है ईंट भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ काफ़ी होती थी। उसका आर्थिक ढांचा जो है वो बहुत मजबूत था। गेहूँ, अंगूरी शराब और जैतून का तेल जो है वो मुख्य व्यापारिक मदें थी। यानी गेहूँ का, अंगूरी शराब का और जैतून के तेल का व्यापार जो है वो मुख्य रूप से रोमन साम्राज्य में किया जाता था, जिसका तत्कालीन समाज में ज़्यादा उपयोग किया जाता था। यह व्यापारिक मदें मुख्य रूप से स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और कम जो है मात्रा में इटली से आयातित की जाती थी। यानी ये सामान जो है कहाँ से आता था? स्पेन से, उत्तरी अफ्रीका से, मिस्र से और इटली से। फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थिति उपलब्ध करवाई जाती थी। यानी न सिर्फ व्यापार की दृष्टि से बल्कि जो है कृषि के क्षेत्र में भी जो रोमन साम्राज्य था वो समृद्ध था। जो किसान थे उनको जो है अच्छी सुविधाएं दी जाती थी। शराब, जैतून का तेल व अन्य तरल पदार्थ मटकों या कंटेनरों द्वारा जो है उनका व्यापार किया जाता था। यानी कंटेनरों में उनको भरकर रखा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? इन कंटेनरों को बोला जाता था रोमन साम्राज्य में एम्फोरा। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े आज भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। यानी अवशेष के रूप में अभी भी हमें जो ये एम्फोरा हैं इनके टुकड़े जो है बहुत संख्या में मिले हैं। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी में चरमोत्कर्ष पर था। यानी जो जैतून का तेल है वो कहाँ से आयात किया जाता था? वो किया जाता था स्पेन से। और हमने एक पहले वाले क्वेश्चन में ये भी देखा था कि स्पेन से और क्या मंगाते थे रोमन साम्राज्य के लोग? चांदी के सिक्के बनाने के लिए चांदी आयात करते थे। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनरों में जाया करता था और इन कंटेनरों को नाम दिया गया था। वो क्या था? वो था ड्रेजल 20। यानी जो स्पेन से जो जैतून का तेल मंगवाया जाता है जिन कंटेनरों में, उनका नाम था ड्रेजल 20। अब जो ये ड्रेजल 20 नाम था ये एक पुरातत्वविद थे ड्रेजल, उनके नाम पर जो है रखा गया था इनका नाम। ड्रेजल 20 के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के उत्खनन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। अब हम देखेंगे मैप में कि कहाँ है भूमध्य सागर, कहाँ है स्पेन। इन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्पेन में जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। यानी ये लोग जैतून का तेल है, शराब है, गेहूं है और इन सारी चीज़ों का भी जो है व्यापार करते थे। और इनके जो परिवार होते थे वो एकल परिवार था। महिलाएं जो थी उनको भी जो है काफ़ी वो जो है सुविधाएं मिलती थी। पति अपने पिता की संपत्ति पर उसका भी अधिकार होता था। यानी जो रोमन साम्राज्य था उसमें आधुनिकता के दर्शन हमें होते हैं। एक बार मैप में हम फिर से देख लेते हैं। स्पेन हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि स्पेन कहाँ है। यहाँ है स्पेन। ये हमारा यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है स्पेन। और ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है वो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से हमें अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? एम्फोरा के, सॉरी ड्रेजल 20 के। तो ड्रेजल 20 क्या थे? ड्रेजल 20 कंटेनर थे जिनमें जैतून का तेल कहाँ से लाया जाता था? स्पेन से। यहाँ ये स्पेन से जैतून का तेल ये लोग लाते थे। और स्पेन से चांदी का भी आयात किया जाता था। चांदी के सिक्के बनाते थे ये, उनका नाम था दिनारियस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैनल पर जाकर, पर उससे पहले आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।